सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं एकेपी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बयानकार में। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे ज़बरदस्त होंगे और ज़िंदगी की भाग दौड़ में हर दिन खुद को तराश रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। शाम हो चुकी थी। चेपुक थक चुका था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। शाम की सूरज की किरणें जब उसके पंखों पे गिर रही थी, मानो सभी उसको गोल्डन फेदर क्रेन पुकार रहे थे। वो हीरो बन चुका था। अब हीरो यहाँ था तो हीरोइन कैसे रह जाती। सहरीतो सरहितो ने सोचा, जब आज उनकी प्रजाति का एक रिकॉर्ड टूटा है तो एक प्रथा और टूटनी चाहिए। एक छोटी सी झील के बीच चेपुक सूरज को निहार रहा था। वो मन ही मन उस टकराने वाली क्रेन वाली रात को भूल नहीं पाया था। इतने में टकराने वाली पीछे से उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और धीरे से अपने पंख खोल चेपुक को अभिवादन किया। चेपुक हैरान हुआ। उनकी प्रजाति की सभी मादाएं अचंभित हुई। चेपुक ने तुरंत एक पैर पे खड़े होकर गर्दन को पीछे दबाते हुए दिल बना दिया। सहरितों ने भी बिना देरी करते हुए उसकी चोंच भिड़ा दी और दिल बन चुका था। दोनों एक हो चुके थे। उस मंद ठंडी हवा में एक झील के बीचों बीच एक पैर पर दोनों खड़े होकर एक हो रहे थे। ज़रा सोचिए क्या नज़ारा रहा होगा। दरअसल प्रकृति का यही नियम है। कुछ समय के बाद सहरित और चेपुक अगले दिन की सुबह धुंध छटने के बाद एक साथ उड़ान भरते हैं। चेपुक को यह एहसास होता है कि अब वह अकेला नहीं है। उसने बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। सहरी तो उसका पूरा साथ देती है। रास्ते में हर एक देश की प्राकृतिक जगहों पर रुकना और आनंद लेना। चेपुक को यह एहसास हुआ कि अकेले उड़ने से बेहतर यह सफ़र भी है। वह खुश था, उसके जीवन साथी मिल चुकी थी। दोनों ने कई मौसमों को देखकर आनंद लेते हुए लगभग 3 से 4 हफ्तों में साइबेरिया पहुंच गए। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आप सभी को याद होगा कि चेपुक तुर्कमेनिस्तान के बादलों के बीच भीग चुका था और सैरितों ने उसे झड़का कर बचाया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वापस पहुंचकर चेपुक ने महसूस किया कि उसके पंख अब पूरे खुलते वक्त दर्द कर रहे हैं। दरअसल पक्षियों के पंख काफ़ी नाजुक होते हैं और उन्हें बहुत संभल कर चलना होता है। आने वाले कई सालों तक चेपुक सैरितो तो कभी अकेला ही पूरा सफ़र एक बार में करने को सोच कर निकलता था, लेकिन वह कभी सफल ना हो पाया। कभी मौसम, कभी उसके पंख उसका पूरा साथ न दे पाते। विफलताओं के दौर में सुखपाक का जन्म हुआ, उनका बेटा। बचपन से ही सुखपाक काफ़ी कमज़ोर सा था। सभी उसका मजाक उड़ाते थे कि बाप के मुकाबले बेटा किसी काम का नहीं, यह तो उड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन सुखपाक अपने पिताजी चेपुक के किस्से काफ़ी बार अपनी माँ से सुनकर प्रेरित होता रहता था। जब वह उड़ने लायक हुआ तो चेपुक ने सुखपाक से कहा, चल बेटा, सभी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दोनों ने उड़ान भरी। कुछ देर के बाद सुखपाक हवा में लड़खड़ाने लगा और नीचे जाने लगा। तभी उसके पिताजी को भय हुआ, लेकिन सुखपाक दिमाग से तेज़ था। जब वह नीचे जाने लगा तब उसकी तेज़ गति हो गई और उसी गति का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचा और पंख फैलाकर अपने पिताजी से ऊपर चला गया। चेपुक यह देखकर हैरान हो गया कि यह कारनामा इतनी तेज़ हवा में मेरे बेटे ने कैसे कर दिखाया। धीरे धीरे पौष्टिक आहार और सकारात्मक मानसिकता के साथ बड़ा होने लगा। वह ज्ञान से भी भरपूर तेज़ बनता जा रहा था। जब वह अपने पिताजी के साथ सीधी उड़ान के किस्से सुन चुका था तो उसका लक्ष्य निर्धारित हो चुका था। वह के शरीर की बनावट अब उनकी प्रजाति के उच्चतम मर्दों में होने लगी थी, पर अब भी किसी ने उसके करतब न देखे थे, न उन्हें कोई अंदाज़ा था कि सुखपाक की काबिलियत क्या है। आखिरकार कुछ समय के बाद वह समय आया
जब सुखपाक को खुद को साबित करना था। दरअसल मनुष्यों के समाज में भी यह बात जग जाहिर है, बाप का लक्ष्य बेटे पर कभी न कभी आ ही जाता है। सुखपाक बनावट में ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सहने की शक्ति और अपने दिमाग को तेज तर्रार बना चुका था। उधर चेपुक की हालत भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। शायद सुखपाक को यह कर दिखाने का सिर्फ एक ही सर्दी थी। सुखपाक की आंखों में संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ अपनी मां को गर्दन से स्नेह करके सुखपाक ने छलांग लगा दी, और छलांग लगाने के बाद सीधा तुर्कमेनिस्तान के उसी मौसम, उन्हीं बादलों के बीच पहले ही पारी में पहुंच गया। तुर्कमेनिस्तान के ऊपर जैसे ही सुखपाक पहुंचा, उस बिगड़ते मौसम को देखकर वह भी एक बार घबरा गया। पर इस बार उसने कुछ नया कर दिखाया। वह बादलों के ऊपर जाने का फैसला किया। जब वह बादलों के ऊपर गया, तब उसको नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस गिड़ बस गरजने की आवाज़ें उसको तेजी से सुनाई दे रही थी। उसने ज़िंदगी में जो सुना था वो पहली बार महसूस कर रहा था, लेकिन बादलों के ऊपर वह सुरक्षित रह गया। इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ। वह रास्ते से डगमगा गया और पाकिस्तान की तरफ जाने के बजाय वह अरब सागर की तरफ चला गया। उसको जब एहसास हुआ, तो वापसी में मुड़ने के लिए जब वह अफ़गानिस्तान की तरफ गया, तो वहाँ लो प्रेशर की वजह से उसको ग्लाइड करने में दिक्कतें आने लगी। उसको धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ा। उनकी प्रजाति में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला सुखपाक बन चुका था। कोई उस तक पहुंचा ही नहीं था। उसके साथी जब अफ़गानिस्तान के ऊपर से गुजर रहे थे, तब सुखपाक अकेला एक सूखे पेड़ के बगल में खड़ा हिंदुस्तान की तरफ देख रहा था। उसकी पलटन के सभी बाकी क्रेन हैरान थे। सुखपाक के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी। सभी ने तो पाकिस्तान में रुकना था, लेकिन सुखपाक को अब सीधा हिंदुस्तान। इधर तो सुखपाक हिंदुस्तान के शाम के ढलते सूरज को सलाम कर रहा था, उधर चेपुक शाम के ढलते सूरज के साथ दुनिया को अलविदा कह चुका था। सुखपाक इन सब से अनजान अपने पिताजी के उसी झील में खड़ा सूरज को निहार रहा था। उसकी प्रजाति के सभी पक्षी उसको गर्दन झुकाकर अभिवादन कर रहे थे, मानो चेपुक का दौर आज फिर से एक बार दोहराया गया हो। सभी नतमस्तक थे सुखपाक के सामने। उसने भले ही एक बार में सफ़र पूरा न किया हो, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने न किया था। सुखपाक तुर्कमेनिस्तान के किले को भेद चुका था। वापसी में सुखपाक आराम से गया। उसने हिंदुस्तान में किसी मादा को रिझाने की कोशिश नहीं की, जबकि उसके इर्द गिर्द कई मादाओं का घूमना और टोली मारना जारी रहता था। साइबेरिया पहुंचकर जब उसने चेपुक के बारे में पता चला, तब एक बाप के जाने के बाद जो दुख होता है, सुखपाक को भी हुआ। लड़के अपने पिताजी के जाने का गम जैसे तैसे बर्दाश्त, लेकिन उनके पीछे से जब पिता का निधन होता है और वह उनसे मिल भी नहीं पाते, तो उस गम को वह सारी ज़िंदगी अपने दिल में संभाल कर रखते हैं।